Okay, good afternoon everyone. Am I audible to all? Am I audible? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. फ्लूइड मशीनरी में दिस इज आवर 6th सेशन. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने फ्लूइड मशीनरी में पैल्टन व्हील को अच्छे से समझ लिया है. अब उसी पैल्टन व्हील से रिलेटेड हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को भी देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से जुड़िए, जल्दी से सभी जुड़िए. ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितना ज्यादा आप कोशिश कर सके लाइव देखना वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, जिसमें आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ठीक है, आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी रह जाती है. ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखना सबसे बेनिफिशियल रहेगा. सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़िए जल्दी से. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे जल्दी से. चलिए फिर, तो जैसा कि हमने कल छोटा सा हम रिकैपिटुलेशन ले लेते हैं कल के लेक्चर का. तो यहां पर हमने जब पैल्टन व्हील के बारे में बात की थी तो पैल्टन व्हील में हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी एक नॉर्मल फ्लैट प्लेट से रिलेटेड ये इस तरह से इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं. अगर हम फ्लैट प्लेट से रिलेटेड इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज मिलती है. क्या कि हमारे पास ये जो आपके पास नोजल लगी हुई है, ऐसे यहाँ पर एक नोजल एक्ट कर रही है. यहाँ पर ये V1 वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है वाटर नोजल से. ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर इसको U1 वेलोसिटी से आगे एज्यूम करते हैं कि ये U1 टेंजेंशियल वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा. तो यहाँ पर जो U1 काम कर रहा होता है वो एक तरह से हमारी जो सर्कुलर पिच जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी जो रेडियस है वो हम कहीं ना कहीं लेके चलते हैं, वो डायमीटर हम लेके चलते हैं. तो इस U1 के हिसाब से अगर मैंने केस के बारे में कल स्टडी किया था, केस 1 हमने देखा था कि अगर हम बात करें कि जो हमारी रनर पावर है वो हमारी क्या हो जाती है m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू. ठीक है, अगर मैंने केस 1 में अगर आपके पास ये फिक्स कनेक्शन होता, मींस अगर हमारे पास फ्लैट प्लेट है और फ्लैट प्लेट पर मान लीजिए नोजल यहाँ पर इस तरह से ऐसे आ रही है, मान लीजिए m डॉट से ये इस पर V1 वेलोसिटी से इंपिंज कर रहा है. अगर ये यहाँ पर स्टॉप्ड होता, अगर ये यहाँ पर स्टॉप पोजीशन पर होता तो यहाँ पर जो हमारे पास u है वो नहीं होती. इसका मतलब VW1 तो V1 के बराबर हो जाता और VW2 U0 के बराबर हो जाता. तो यहाँ पर केस 1 में हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो फ्लैट प्लेट है वो मोशन में होनी चाहिए. अगर वो फ्लैट प्लेट मोशन में होनी चाहिए तो जरा सोचिएगा कि अगर मैं इसे एज ए रनर की तरह काम कर रहा हूं, तो जब हम रनर की तरह इसे एक्ट कराएंगे तो यहां पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो m डॉट के हिसाब से आएगी रो ए V1. ये मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है. बट साथ में हमारे पास ये जो मेजरमेंट है वो एक u को रखते हुए दिखेगा आपको, कि मतलब एक u वेलोसिटी से ये फ्लैट प्लेट जा रही है आगे की तरफ, बट वो एक्चुअल में आगे नहीं जा रही है, वो आपकी इस इंस्टेंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी को दिखा रही है. ये चीजें हमने कल भी डिस्कस की थी. ठीक है, वहां पर मैंने कल आपको केस 1 में सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्लेट के बारे में बताया. उसके बाद अगर हम उसे रनर के बेसिस पर भी देखें केस 1 में तो हमें यह दिखने वाला है कि यहां पर जो रनर पावर है वो हमारे पास m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू. ठीक है, यहां पर VW1 जो है वो इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी कितनी है V1, तो यहां पर ये हो जाएगा V1. बट जो U है वो फाइनल मोमेंटम की बात होती है ना, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास VW2 बेसिकली क्या हुआ है, U आएगा बट वो माइनस के साथ, तो माइनस में U. ठीक है, तो यहां पर V1 माइनस U सेंस में फिर मल्टीप्लाई U1 से. ठीक है, तो यहां पर रनर पावर में हमारे पास इस सेंस को हम रनर पावर ऑफ द फ्लैट प्लेट लेके चलते हैं. ये हमने केस 1 स्टडी किया था. वैसे ही हमने फिर केस 2 स्टडी किया. केस 2 में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास ये जो कर्व वेन है, अगर इस कर्व वेन पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हमारे पास इंपिंजमेंट होता है वेलोसिटी का, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये जो आपके पास VW1 है,
ये जो VW1 है ये लेस देन है V1, तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक बना था इसमें। अगर VW1 इज लेस देन V1 आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक है, हमारे पास ये जो टोटल रनर पावर है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। ऐसे ही हमने केस थर्ड की बात की थी, ऐसे ही हमने केस थर्ड की बात की थी। केस थर्ड में हमने देखा कि यार चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें जो नोजल की डायरेक्शन है वो इस तरह से लगाते हुए VW1 को V1 के बराबर कर लेते हैं, बात ठीक है। बट यहां पर हो क्या रहा है कि जब यहां से वेलोसिटी निकलती है, VR2 निकल रही है, तो फिर यहां पर जो हमारे पास VF2 आ रहा है उसकी वजह से एक Fy आ जाता है जो कि नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया था केस थर्ड से कि केस थर्ड में अगर हम बकेट को सिंपल इस तरह की शेप में बना लें तो भी हमारे लिए Fy कहीं ना कहीं रह जाएगा, शाफ्ट क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो पेल्टन व्हील की शाफ्ट है ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इस पर कोई एक Fy का एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा तो ये शाफ्ट को कहीं ना कहीं बैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये केस थर्ड भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, ना केस 1, ना केस 2, ना केस 3। तो कौन सा केस होता है, केस 4, जो मैंने कल आपको बताया था कि बकेट को हमें किस तरह की शेप का लेना होता है, इस तरह की। तो यहां पर हमारे पास यहां से हम इंपिंजमेंट करते हैं, VW1 V1 के बराबर होता है। साथ ही यहां से जो आपके पास VF2 निकल रहा था और यहां से जो आपके पास VF3 निकल रहा था वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए Fy की वैल्यू को 0 कर देते हैं, और ये हमारे लिए केस सबसे बेस्ट होता है पेल्टन व्हील का। ये हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, ये हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं तो यहां पर ये केसेस की बात हुई। ठीक है, ये हमने यहां पर केसेस की बात की। देखिएगा पेल्टन व्हील में जैसे ही हम केस की कंप्लीशन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पेल्टन व्हील का बकेट जो है, जो बकेट की शेप है वो तो हमने फाइनल देख ली किस तरह की बकेट की शेप होती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर मैं देखता हूं यहां पर कि ये जो आपके पास अरेंजमेंट लगा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पीयर अरेंजमेंट बोलते हैं, नोजल एंड स्पीयर अरेंजमेंट। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि नोजल से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ये जो नोजल से वाटर फ्लो हो रहा है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। तो यहां पर अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से बात करता हूं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर पोटेंशियल हेड है, जो हेड रेस है, और जो टेल रेस है, तो आपको यहां पर एक पोटेंशियल हेड मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन की तो यहां पर हो गया P1 y रो जी प्लस V1 स्क्वायर y 2g प्लस Z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पर भी तो ये सेम जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी होनी चाहिए, जो यहां पर है वही सेम एनर्जी यहां पर होनी चाहिए। तो फिर यहां पर क्या है, P2 y रो जी प्लस V2 स्क्वायर y 2g प्लस Z2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से आप समझिएगा इस चीज को कि इस केस में जो P1 है वो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर है ना, P एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो P1 क्या हो गया, P एटमॉस्फेयर। बट जो यहाँ पर P2 है यही इसकी ब्यूटी होती है। जो हमारे पास पेल्टन व्हील होता है या इंपल्स टरबाइन होती है उसमें यही होता है कि जो हमारे पास P2 है, जो हमारे पास आउटकम आ रहा है इस इंपल्स का, वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये ओपन एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो फ्लो करके और बकेट पर टकरा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो P2 है वो भी हमारे पास P एटमॉस्फेयर है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है हमें कि यहां पर प्रेशर का इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपल्स टरबाइन में प्रेशर एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर काम नहीं कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रही है। जबकि यहां V1 कितना है, यहां V1 कितना है, 0। यहां V1 अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 0। ठीक है, और जबकि यहां पर V1 हमारा पूरा कन्वर्ट हो रहा है, V2 हमारा बहुत ज्यादा है, V2 हमारा बहुत ज्यादा है। ये कन्वर्जन किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है पोटेंशियल हेड की वजह से। ये जो Z1 है, ये Z1 आपके पास यहाँ बहुत ज्यादा मिलेगा, ये Z1 यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इज ग्रेटर देन 300 मीटर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो Z2 है वो आपके पास बहुत ही कम है। बहुत ही कम क्या मतलब, नेग्लिजिबली 0 के बराबर ही हम इसे मान लेते हैं। टेल रेस बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है इस कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो पूरा Z, पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। और जो भी प्रेशर एनर्जी बच रही है, जो भी प्रेशर एनर्जी बच रही है, यहां पर समझिएगा इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ प्रेशर एनर्जी होगी,
कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर एनर्जी होगी, वही प्रेशर एनर्जी को हम नोजल की हेल्प से पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ नोजल का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आउटकम है वो प्रेशर का P एटमॉस्फेयर ही है। तो यहाँ पर जो P1 वाई रो जी है और जो P2 वाई रो जी है वो दोनों के दोनों इक्वल आने वाले हैं। इसीलिए हम जितनी भी प्रेशर एनर्जी है उसे वेस्ट ना करते हुए इसे पूरा कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। जितनी भी प्रेशर एनर्जी यहाँ पर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नोजल यही काम करती है कि प्रेशर एनर्जी को पूरे के पूरा काइनेटिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी के टर्म्स में वो आपको वेलोसिटी बढ़ा के देती है। तो नोजल का काम यहाँ पर यही है। तो इसीलिए यहाँ पर नोजल भी काफी अच्छे एक हार्ड मटेरियल से बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी काफी अच्छी एनर्जी के साथ जो वेलोसिटी है वो निकल रही होती है और इंपैक्ट करती है कहां पर, बकेट पर। ठीक है, इंपैक्ट करती है बकेट पर। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी में। यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर पेल्टन व्हील का एनर्जी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। ये मेरा पेल्टन व्हील का एनर्जी कॉन्सेप्ट है, ये मेरा पेल्टन टरबाइन का एनर्जी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझिएगा, जब हम अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन वगैरह की, तो उसमें यही सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, उसमें प्रेशर एनर्जी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। प्रेशर एनर्जी को भी हम वहां अवॉइड नहीं कर सकते, प्रेशर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, साथ ही अगर मैं यहां पर एक बात और करता हूं आपसे, कुछ असेंशियल यहां पर असेंशियल डिवाइसेस जो कि आप इस पेल्टन व्हील में यूज करते हैं। तो बेसिकली एसेंशियल डिवाइसेस क्या है हमारे पास, एक तो रिजर्वोयर, ठीक है, रिजर्वोयर के बिना तो काम होगा ही नहीं। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूं तो पेनिस्टोक, ठीक है, साथ ही बात करूं तो पेनिस्टोक एंड साथ में नोजल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और साथ में रनर एंड देन रनर की हेल्प से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो आपके पास चार चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं, जो कि हम यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट बेसिकली हम बोल सकते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे इसके पेल्टन टरबाइन के। तो पेल्टन टरबाइन के एसेंशियल कंपोनेंट ये हैं, बट साथ में हम जैसे यूज करते हैं, तो जैसे हम स्पीयर, ठीक है, स्पीयर एंड गवर्नर मैकेनिज्म, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे लोड के बेसिस पर काम करती है, लोड के बेसिस पर काम करती है। जैसे कि स्पीयर को अगर हमें आगे की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्चार्ज है वो हमारा कम होने लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्पीयर को बैक साइड लेके जाने के पर, तो क्या होगा, वाटर की सप्लाई ज्यादा होती जाएगी, तो इसी हिसाब से अगर मैं गवर्नर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पर पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से हम स्पीयर को लोड के बेसिस पर आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन दे सकते हैं लोड के बेसिस पर। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक कंपोनेंट हो जाता है केसिंग का। केसिंग के कंपोनेंट को समझिएगा, ये आपसे जनरली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन में होता है आपके, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहते हैं कि पेल्टन व्हील पर केसिंग हम लगाते हैं, ये नेसेसरी है या नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर केसिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, केसिंग का मतलब एक तरह से एनवलप करना किसी भी चीज को। तो यहाँ पेल्टन व्हील को अगर पूरी तरह से एनवलप किया जाए, ठीक है, पूरी तरह से कवर किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर को, कहीं ना कहीं केसिंग से रिलेशन होता है प्रेशर का, कि प्रेशर को मेंटेन रखना है, प्रेशर एनर्जी को मेंटेन रखना है। तो क्या यहाँ पर ये जो वाटर है ये क्या एटमॉस्फेयर में इन नहीं कर रहा, यहाँ पर ये तो एटमॉस्फेयर में इन कर रहा है ना। तो जो हम इसके ऊपर केसिंग लगाएंगे, मान लीजिए हमने केसिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दी, तो ये केसिंग ने किया क्या, इस केसिंग ने क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज किया, नहीं ना। तो ये जो केसिंग होती है ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं होती, नॉट नेसेसरी। ठीक है, फॉर फंक्शनल मैकेनिज्म, ठीक है, ये फंक्शनल मैकेनिज्म के लिए नेसेसरी नहीं होती है। हाँ, बट इससे आपका जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, जो वाटर स्प्लिट हो रहा है, उस वाटर स्प्लिट को ये कहीं ना कहीं अवॉइड करने के काम में आता है। मतलब जब ये बकेट पे टकराएगा तो उसके बाद वाटर जो है वो इधर उधर स्प्लिट होगा, तो उसको केसिंग की हेल्प से हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं वाटर को मूवमेंट की। कहीं ना कहीं वाटर इसके साथ जा रहा है, तो जो केसिंग है वो कहीं ना कहीं वाटर की स्प्लिट
होने को वो रोकने का काम कर रही है बस केसिंग। तो केसिंग ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस होता है यहाँ पर, केसिंग ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस, हमेशा याद रखिए, ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस, केसिंग ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। ये कोई भी हमारा फंक्शनल मैकेनिज्म के लिए से जो केसिंग होती है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट अगर हम बात करें फ्रांसिस टरबाइन या कैप्लान टरबाइन की, विदाउट केसिंग हम उन्हें सोच भी नहीं सकते, विदाउट केसिंग हम उन्हें सोच भी नहीं सकते। हम हमेशा क्या लेके चलते हैं उसमें, केसिंग लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंक्शनल मैकेनिज्म में हमें केसिंग की जरूरत नहीं होती, बट हाँ सेफ्टी पर्पज से जो वाटर स्प्लिट हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें केसिंग की जरूरत पड़ती है। तो पेल्टन व्हील में अगर आपसे पूछा जाता है केसिंग इज नेसेसरी, तो नहीं, केसिंग नेसेसरी नहीं है। क्लियर? तब भी हमारे पास पेल्टन व्हील वर्क दे रहा होगा, रनर पावर मिल रही होगी उसी हिसाब से, ठीक है। रनर पावर में कोई भी कटौती नहीं होगी केसिंग होने से या ना होने से, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो यहां से मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये चीजें समझाने की कोशिश की कि हाँ यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर और पेल्टन व्हील को रोटेट कराती है, वर्क कराती है। क्लियर? उम्मीद है यहां तक ये समझ में आया होगा। जल्दी से बताइए यहां तक ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलें, फिर आगे चलें, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो पेल्टन व्हील है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको यहां पर फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे पूरा आप पेल्टन व्हील समझ सकते हो। यहां पर जो और सारी चीजें हम इफिशिएंसी वगैरह के टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, अब हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी, ठीक है। इफिशिएंसी को भी हम फर्दर अलग अलग टाइप में बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, इस टरबाइन की अगर मैं हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की बात करूं, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी होती है यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोलिक इफिशिएंसी बेसिकली जो हमारे पास रनर पावर है, जो हमारे पास रनर पावर है, रनर पावर बेसिकली क्या है, रनर पावर बेसिकली क्या है, जो आप गलती मत कीजिएगा, समझिएगा, जो आप यहां पर इस शाफ्ट के रोटेशन की बात करते हैं वो मेरा रनर पावर नहीं है, वो मेरा है शाफ्ट पावर। इसे हम बोलते हैं शाफ्ट पावर, जो शाफ्ट घूम रहा है जिसे आप यहां मेजर कर रहे हो टैकोमीटर की हेल्प से, कि स्पीड देख लेते हैं उसके बाद में हम शाफ्ट पावर को बता देते हैं, ठीक है। तो ये शाफ्ट पावर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इफिशिएंसी की। और इफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ। तो जो आपके पास यहाँ पर रनर पावर है, वो रनर पावर बेसिकली किस फॉर्मूले से आई है, जो हमने वाटर ने वर्क किया है इसके बकेट पर इसे घुमाने के लिए, वो है मेरी रनर पावर। ध्यान से समझो इस वर्डिंग को, जो वाटर ने वर्क किया है पर सेकेंड इस रनर के ब्लेड को या बकेट को घुमाने के लिए, वो है मेरी रनर पावर। कितना घुमा पा रहा है ये और कितना ट्रांसमिट करवा पा रहा है पावर को, उस चीज को हम बोल देते हैं शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर अलग है, रनर पावर है अलग, ठीक है। यही चीज इफिशिएंसी को बताती है। हाँ, हो सकता है अगर इफिशिएंसी हमारी शाफ्ट रनर पावर से शाफ्ट पावर में कन्वर्जन हमारा 100% है, कोई बीच में मैकेनिकल लॉसेस नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं 100% इफिशिएंसी ऑफ द मैकेनिकल इफिशिएंसी, 100% वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल की बात अभी हम आगे करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं रनर पावर। तो रनर पावर जो है डिवाइडेड बाई हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या है, रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर, रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर। पहले आप यहां पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को समझिएगा। तो वाटर पावर हमारे पास क्या है, वाटर पावर है ये हमारे पास, जो इस पर यहां से जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है, हमें इस पॉइंट पर जो एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है ना। ये जो सारी की सारी है किसमें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ की जो हमारे पास एनर्जी है वो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर। बट एक चीज और है, जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट नोजल आउटलेट, ठीक है। अगर मैं और सारी इफिशिएंसी को बराबर मानूं जो इसके अंदर होती है, नोजल इफिशिएंसी वगैरह, ठीक है, तो यहां पर मैं वाटर पावर को एक चीज और बोल सकता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट रिजर्वायर, ठीक है। तो ये चीज भी हमेशा याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एट
नोजल आउटलेट होती है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, अगर मैंने नोजल एफिशिएंसी को 100% माना हुआ है तो ठीक है, नोजल एफिशिएंसी भी मैटर कर जाती है कि नोजल कितना ज्यादा लॉस तो नहीं लेके चल रही है, यहाँ पर पता लगा उससे एनर्जी का लॉस नोजल में ही हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को लिखते हुए पहले ही यहाँ पर माना कि मेरी नोजल एफिशिएंसी क्या है, 100% है, मेरी नोजल एफिशिएंसी क्या है, 100% है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम कह देते हैं हाफ m डॉट v1 स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास, m डॉट gh। ठीक है, बराबर क्या है मेरे पास, m डॉट gh। और यहाँ पर ये h क्या है, यहाँ पर h है नेट हेड, यहाँ पर h है नेट हेड। मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया हुआ है कि जो h होता है वो हमारे पास नेट हेड एंड ग्रोस हेड होता है। तो कैलकुलेशन में हमेशा हम नेट हेड की बात कर रहे होते हैं, ग्रोस हेड की बात नहीं कर रहे होते हैं। ग्रोस हेड में से हमें फ्रिक्शन लॉसेस को घटाना होता है, तब हमारे पास नेट हेड आता है, जिसके थ्रू हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, m डॉट से m डॉट कैंसिल, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2gh। बट यहाँ पर एक CV भी लेके चलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। ठीक है, अभी आपको मुझे बताना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रनर पावर जो है और वाटर पावर है उसका मीनिंग समझो। यहाँ पर वाटर पावर है जो हाफ mv स्क्वायर के सेंस में आ रही है काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, देखो यहाँ पर वो पाथ लिया उसने, कुछ आगे गया, जैसे ही वो बकेट पे टकराता है तो बकेट को वो रनर पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। किस फॉर्मूले से m डॉट और VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ये क्या है मेरा, ये रनर पावर होती है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के लिए, मैंने कल भी आपको बताया था, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के लिए, और ये मेरी पैल्टन व्हील होती है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई जो हमारे पास वाटर पावर है उसे हम दो सेंस में लिख सकते हैं। एक सेंस में लिख सकते हैं हाफ m डॉट इंटू v1 स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डॉट से m डॉट कैंसिल, सो 2VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर। अब आपको उम्मीद है याद भी होगा कि हमने एक चीज और देखी थी कि VW1 प्लस VW2 को हमने कन्वर्ट किया था पैल्टन टरबाइन के अंदर। हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, उम्मीद है याद होगा कि 2 है ना v1 माइनस u1 इंटू 1 प्लस k कोस फाई, ठीक है, इंटू u1, ठीक है, डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी निकाली हुई थी जो कि मेरी ईटा एच कहलाती है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाती है ये। ठीक है, तो आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये याद रखना है, ईटा एच, ये याद रखना है, ईटा एच। क्लियर, ये रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है रनर पावर किसकी। ठीक है, यहाँ टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो है, हो सकता है रेडियल फ्लो वाली हो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपको वो ये याद रखना है। ठीक है, और वाटर पावर हमारे पास ये भी हो सकता है, वाटर पावर हमारे पास ये भी हो सकता है, क्या, वाटर पावर ये भी हो सकता है रो जी क्यू इंटू एच, रो जी क्यू इंटू एच, ये भी हमारे लिए वाटर पावर हो सकता है। ये किससे आया, mgh के बेसिस से। ठीक है, ये हो गया रो जी क्यू इंटू एच के फॉर्म में वाटर पावर हमारे पास। ठीक है, पोटेंशियल हेड की फॉर्म में। ठीक है, h यहाँ पर क्या है, नेट हेड, h क्या है, नेट हेड। क्लियर, mgh होता है एनर्जी, m डॉट gh, m डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो क्यू। ठीक है, तो रो क्यू g इंटू एच, ये वाटर पावर है। ठीक है, वाटर वर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्क पर सेकंड की बात हो रही है, तो रो जी क्यू एच। क्लियर, यहां तक उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक, हाँ निवेश जी, जो आपके पास वाटर पावर होती है उसी को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म क्या है, हाफ m डॉट v1 स्क्वायर, या फिर दूसरी फॉर्म हो सकती है इसी एनर्जी को मैंने यहाँ पर लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ऑफ नोजल एट आउटलेट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट रिजर्वोयर। किस फॉर्म से लेके आए थे हम, इस वाले फॉर्म से, कि ये इक्वेशन बराबर है इस इक्वेशन के, P एटमोस्फेयर है, यहाँ पर P एटमोस्फेयर कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा था, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट हम Z2 जो है टेल रेस के बराबर ही मानते हैं। जिस हिसाब से हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं उस हिसाब से टेल रेस के अराउंड ही होता है ये। तो हमारे पास V2 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन जो हो रहा है वो पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन जो है वही हमारा पोटेंशियल हेड जो ये वाला था रो जी क्यू एच उसके बराबर होता है। ऐसा हम पैल्टन टरबाइन में कैलकुलेशन बेसिस पर मान के
चलते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर रोजी क्यू एच जो होता है वो वाटर पावर कहलाता है, या फिर हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर वाटर पावर कहलाता है। दोनों ही चीजें वाटर पावर कहलाती हैं फॉर द पेल्टन व्हील, पेल्टन टरबाइन। क्लियर? उम्मीद है यहां तक अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे चले हम। ओके गुड, ठीक, गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखिएगा, अगर मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी को लेके चलता हूं, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बेसिकली होती है मेरी शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर। तो ये जो होता है इसे हम लिख देते हैं ईटा एम। तो ईटा एम हो जाती है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर। ये मैकेनिकल है, तो हमारे जो लॉसेस होते हैं वो मैकेनिकल लॉसेस हम मान के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर शाफ्ट है लगी हुई, तो रनर क्या है, शाफ्ट को तो घुमा रहे हैं, ये जो ब्लेड्स हैं वो शाफ्ट को घुमा रहे हैं, जो बकेट्स हैं वो शाफ्ट को घुमा रहे हैं। तो क्या वो 100% जो इस पर एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, क्या वो पूरे का पूरा शाफ्ट पर दे पा रहे हैं? अगर वो दे पा रहे हैं पूरे का पूरा विदाउट लॉसेस, विदाउट मैकेनिकल लॉसेस, तो यहाँ पर शाफ्ट पावर बराबर होगी रनर पावर, जो कि हम आइडियल में एज्यूम करते हैं। तो ई टाइम क्या हो जाएगी 100%, मतलब जितनी रनर पावर है उतनी शाफ्ट पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर, तो अगर रनर पावर देते हुए और वाटर पावर से जो एनर्जी निकली थी, काइनेटिक एनर्जी टोटल, अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो इस रनर पावर के, मतलब m डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू u के बराबर हो, तो वो 100% हमारी ये यहाँ पर क्या होगी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो फुल्ली कन्वर्ट हो रही है रनर पावर में, वो फुल्ली कन्वर्ट हो रही है रनर पावर में। ये हो गया हमारा आइडियल केस। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास आइडियल केस से अलग चीज है क्या, कि जो हमारे पास एनर्जी है वो यहां से यहां तक पाथ फ्लो करते हुए भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जो, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, एक नॉर्मल लेवल से रिड्यूस होती है यहाँ पर। ऐसे ही मैकेनिकल जो लॉसेस हैं वो भी एक नॉर्मल लेवल से होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ईटा एम जो है वो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर कहलाती है। शाफ्ट कितनी तेजी से अपनी पावर लेके चल पा रही है, कि रनर पावर जो है हमारी वो फुल्ली कन्वर्ट हो रही है शाफ्ट पावर में या नहीं। ठीक है, तो ईटा एम शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो ईटा एम के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो शाफ्ट पावर हमारा क्या हुआ, जो हम 2π/NT/60 से लेके चलते हैं। ठीक है, शाफ्ट पावर हमारे पास क्या हुआ, ईटा एम इक्वल टू, अगर फॉर्मूले बेसिस पे लिखूं तो 2π/NT/60 से जो हम लेके चल रहे हैं डिवाइडेड बाय रनर पावर। ये एन क्या है, जो आप टैकोमीटर से इसको फाइंड आउट कर रहे हो कि कितना वेलोसिटी, कितना रोटेशन इसका आ रहा है, डिवाइडेड बाय जो रनर पावर है हमारे पास वो क्या है, फिर से वही m डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू u। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है, ईटा एम। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हुआ सिंपल, आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। ये तो डिपेंड करता है कौन सी वाली टरबाइन है उसके बेसिस पर चेंज होता रहता है। ठीक है, ये उसके बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो अभी आपको क्या समझना है, ये शाफ्ट पावर अपना रनर पावर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक होता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी, एक होता है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, यहां से एक होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। ये ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, इस चीज को देखिएगा। ठीक है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, इस चीज को देखिएगा। यहां पर हमारे पास आउटकम में क्या आना चाहिए, शाफ्ट पावर, हमारे पास आउटकम में क्या आना चाहिए, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। जो या टरबाइन की अगर बात करें, मैं अभी टरबाइन की बात कर रहा हूं, प्लांट की नहीं। प्लांट में हो जाता है जनरेटर डिवाइडेड बाय ये वाटर जो हेड है हमारे पास, जनरेटर की पावर डिवाइडेड बाय दिस हो जाती है। अभी हम वहां की बात नहीं कर रहे, अभी हम टरबाइन की सेंस में बात कर रहे हैं। तो टरबाइन में जो मेन काम है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिएगा कि जो हमें यहाँ आउटकम चाहिए वो क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। आउटकम क्या चाहिए हमें, मैकेनिकल एनर्जी। तो आउटकम हमारे पास हो गया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जबकि हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट है वाटर पावर, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म थी हमारी, पहले से हमने पढ़ रखा है ये चीजें, हाइड्रोलिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी है, समझो उसे, जो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास शाफ्ट पावर
डिवाइडेड बाई वाटर पावर, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर। तो आपको क्वेश्चन यहां से मिलता है, कहां से, कि ईटा ओवरऑल बोल देते हैं इसे, ईटा ओवरऑल इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर। तो ईटा ओवरऑल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से लिख सकते हैं, ईटा ओ इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर इनटू, रनर पावर से डिवाइड किया, रनर पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो रनर पावर अपॉन में और क्या बचा है, ईटा ओ का फॉर्मूले में वाटर पावर, तो ये नीचे आ गया वाटर पावर। तो हमने क्या किया, हमने रनर पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म है ये बन के आया ईटा, देखिएगा ये जो टर्म है, ये दो टर्म आ चुके हैं, इसमें से एक टर्म बन के आ रहा है ईटा शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, मतलब ईटा एम, और ये जो है रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ये है ईटा एच। तो ये होती है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ईएसई में भी और जेई में भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ईटा ओ इक्वल टू ईटा एम इंटू ईटा एच। क्लियर? तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं, मैकेनिकल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। उम्मीद है यहां तक ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ठीक, ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। यहां पर देखिए जो पेल्टन व्हील होता है, उस पेल्टन व्हील को हमने यहां पर स्टार्ट तो कर दिया, किसकी हेल्प से, वाटर आ रहा है, स्टार्ट कर दिया है। अब इसे अगर हमें तुरंत ही स्टॉप करना है, अगर इसे हमें तुरंत ही स्टॉप करना है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेकिंग जेट्स का। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेकिंग जेट्स का, और वो ब्रेकिंग जेट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बाईपास नोजल से रिलेट करते हैं, वो हमारी बाईपास नोजल से रिलेट करते हैं। मैं अब एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ पर हटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बाईपास नोजल का यूज करें, तो इन बाईपास नोजल की हेल्प से हम यहाँ पर ब्रेकिंग जेट कुछ इस तरह के सेंस में, ठीक है, जेट वाटर जो वाटर पार्टिकल्स है हमारे, वो यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पिंज करते हैं। जब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पिंज होंगे तो होगा क्या, ये रोटेशन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये रुकेगा, जल्दी रुकेगा, समझ रहे हो। वाटर सप्लाई तो आपने रोक दी, बट बाईपास नोजल में वाटर सप्लाई जा रही है, ठीक है, आपने स्पीयर को बिल्कुल क्लोज कर दिया, वाटर सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, बट यहाँ बाईपास नोजल में तो जा रही है। इससे क्या हुआ कि जो ब्रेकिंग जेट है वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इसको ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेल्टन व्हील में ये जिस तरह से काम करता है, कि पेल्टन व्हील को ब्रेक किस तरह से लगाए जाते हैं, मतलब इसे कैसे रोटेशन में रोका जाता है, तो वो जो हमारे पास यूज किया जाता है वो ब्रेकिंग जेट की हेल्प से किया जाता है। तो ब्रेकिंग जेट हमारा समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज भी हमेशा याद रखिएगा, ब्रेकिंग जेट एंड बाईपास नोजल। ठीक है, एंड बाईपास नोजल। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताया जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ईएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये बात हुई ब्रेकिंग जेट एंड बाईपास नोजल से रिलेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी के टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बेसिकली यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स को देखिएगा, मैंने अभी एक चीज लिखी थी यहाँ पर, डिराइव की थी, क्या कि v जो है हमारे पास v है वो √2gh आया। ठीक है, जो v है वो √2gh आया। अभी हमने देखा था ना, कहां से आया था ये, आपको याद होगा, काइनेटिक हेड बराबर है पोटेंशियल हेड के। ठीक है, पोटेंशियल हेड से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से, पर मतलब पावर के सेंस में m डॉट लिया हुआ है पर सेकंड के हिसाब से, वर्क डन पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, पावर के सेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m डॉट से m डॉट कैंसिल, तो v स्क्वायर इक्वल टू v इक्वल टू √2gh। बट प्रैक्टिकल सेंस में हम यहाँ पर एक कोफिशिएंट लेके चलते हैं जिसे हम cv बोलते हैं, √2gh cv। ये CV क्या कहलाता है, CV कहलाता है। अगर मैं V को V1 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी तक V1 ही लिखते आए हैं इसे।
है ना। तो V1 जो कि यहाँ पर नोजल से वेलोसिटी जा रही है उसको हमने लिखा है, तो V1 हमने इसे जनरली लिखा है। तो V1 ये यहाँ पर हुआ, CV की वैल्यू क्या हो चुकी है, V1 अपॉन √2GH, V1 अपॉन √2GH। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आएगा क्या, कि वेलोसिटी एट द नोजल आउटलेट एंड जो वेलोसिटी है एट द नोजल इनलेट, मतलब नोजल के हिसाब से जो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां जो इस वाले पार्ट पर जहां से वाटर निकल रहा है और जहां से आपके पास नोजल का आउटलेट दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो CV कहीं ना कहीं 1 नहीं है, ठीक है। तो CV की जो वैल्यू होती है इसे हम वेलोसिटी कोफिशिएंट बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू जनरली होती है, इसकी वैल्यू जनरली होती है, जनरली इसकी वैल्यू हम 0.97 से 0.99 लेके चलते हैं, जनरली इसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं 0.98, ठीक है, इनका इंटरमीडिएट, ठीक है। रेंज क्या होती है 0.97 से 0.99, वेलोसिटी कोफिशिएंट है हमारा CV, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं एक स्पीड रेशियो की बात करूं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जिनको आपको समझना है। ये हो गए हमारे 1। अब बात कर देते हैं स्पीड रेशियो, ठीक है। स्पीड रेशियो क्या भाई, आपको ये याद है ना कि ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी क्या होती है u, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है u, ठीक है। तो यहाँ पर u के जो टर्म्स में हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, कुछ ना कुछ रेशियो को हम लेके यहाँ पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी का जो हेड आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि k बेसिकली हमारे पास u अपॉन में, ठीक है, इस सेंस में हम u की वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है, इस सेंस में हम u की वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पर इसे हम जनरली बोल देते हैं ku इक्वल टू u/√2gh, ठीक है। तो यहां पर ku की वैल्यू जनरली हम लेके चलते हैं 0.43 से 0.47, और जो हमारी जनरल वैल्यू होती है वो होती है 0.45, ठीक है, ये हमारे लिए होती है जनरल वैल्यू 0.45, और ku स्पीड रेशियो हमारे पास होता है u/√2gh, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो CV की, एक तो CV की, ठीक है, और एक साथ में ku की, ठीक है। ये आपको टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखनी होंगी, ठीक है, स्पीड रेशियो, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेंगे, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहने वाले हैं, ठीक है। आपको अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, अब आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं पेल्टन व्हील से। यहां तक पेल्टन व्हील की हमने थ्योरी कंप्लीट की, यहां तक पेल्टन व्हील की हमने थ्योरी कंप्लीट की, क्योंकि थ्योरी में हमने काफी इन डेप्थ जा चुके हैं, देख चुके हैं बकेट किस तरह से काम करते हैं, टेंजेंशियल फ्लो कैसे हो रहा है, सारी चीजें हमने डेप्थ के साथ समझ ली है। अब इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है, अब इनके पेल्टन व्हील के क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से। ठीक, ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है, चलिए फिर। ठीक, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक दो टर्मिनोलॉजी हो रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। एक टर्म हो जाता है हमारा जेट रेशियो, सॉरी, एक टर्म हो जाता है हमारा जेट रेशियो, ठीक है। जेट रेशियो बेसिकली हो जाता है m इक्वल टू, जेट रेशियो m इक्वल टू dy/d। d है हमारा व्हील डाया, व्हील डाया, ठीक है, या रनर डाया, इसे हम रनर डाया भी बोल देते हैं। और आपको जो रनर डाया है वो कहां से कहां तक लेना है, जो हम पिच सर्किल लेके चलते हैं, जहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही है, वो लिया जाता है रनर डाया। याद रखिएगा, रनर डाया हमारा एक तरह से पिच सर्किल डाया होता है, ठीक है, जहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी हम देख के चलते हैं, तो पिच सर्किल डाया होता है ये आपके पास, ठीक है। तो d अपॉन, और ये d क्या होता है, ये होता है हमारे पास नोजल डाया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जेट रेशियो, m इक्वल टू dy/d, इसे हम बोलते हैं जेट रेशियो। जनरली हमारे पास जो जेट रेशियो होता है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू अराउंड हम लेके चलते हैं 12, इसकी नॉर्मल वैल्यू अराउंड हम लेके चलते हैं 12।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम एक और टर्मिनोलॉजी की बात कर लें, तो यहां पर होता है नंबर ऑफ जेट्स, ठीक है। ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ, नंबर ऑफ जेट्स, ठीक है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ जेट्स की बात करें तो यहां पर ये होता है my2 प्लस में, सॉरी, नंबर ऑफ जेट्स n इक्वल टू my2 प्लस में 2, क्लियर। तो यहां पर my2 प्लस में 15, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास m है उसकी वैल्यू लिखिएगा d अपॉन d इंटू 2 प्लस 15, d अपॉन d इंटू 2 प्लस 15, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ जेट होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ जेट्स के हिसाब से, तो यहाँ पर d अपॉन d इंटू 2 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू निकाल के हम लेके चलते हैं। इसे हम बोलते हैं टाइगन फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टाइगन फॉर्मूला, ठीक। चलिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि हम पैल्टन व्हील से रिलेट करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हम पैल्टन व्हील से रिलेट करते हुए चलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको हमने देख लिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ के कीजिएगा इसे, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, ए पैल्टन व्हील हैज़ ए मीन bucket speed of 10 meter per second, okay, with a jet of water flowing at the rate of 700 liters per second under a head of, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो समझ लीजिए पैल्टन व्हील के आप क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर लोगे, ठीक है। बहुत ही इजीली कर लोगे। बस ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। एंड अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर द bucket deflects the jet through an angle of 160 degree. Calculate the power given by water to the runner and hydraulic efficiency of the turbine. Assume coefficient of velocity CV equal to 0.98. Assume CV equal to 0.98.
98। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा जरा ध्यान से। ए पेल्टन व्हील हैज ए मीन बकेट स्पीड, मतलब आपको मीन बकेट स्पीड का मीनिंग क्या हुआ कि u की वैल्यू दे रखी है पिच सर्कल वेलोसिटी के हिसाब से, पिच सर्कल के हिसाब से, जो पिच सर्कल हम बनाते हैं उसके हिसाब से आपको u की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर साथ में एक फिगर भी बना के चलूँ, साथ में एक फिगर भी बना के चलूँ, तो ये हमारे पास, ये पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ऐसे पेल्टन व्हील है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास इसका मेन डाया है और इसके हिसाब से आपको u दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद u की वैल्यू लिखिए, u की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर देखिए, विद अ जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास जेट लगा हुआ है, ठीक है, जहां से आपके पास जेट, ये जेट फॉर्म में आ रहा है नोजल के साथ से, ठीक है, नोजल से आगे ये जेट फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी जो डिस्चार्ज है, वो जो डिस्चार्ज है Q, वो दे रखा है आपको सीधा 700 लीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है। बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिट क्या होती है डिस्चार्ज की, अगर Q की बात की जाए तो Q बेसिकली क्या है, गिवन है हमारे पास Q इक्वल टू 700 लीटर्स पर सेकेंड। तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, आपको याद होगा Q को मैंने आपको बताया हुआ भी है, ये होता है A इंटू वी, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर में, आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए रिलेशन। तो यहाँ पर 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से Q की वैल्यू आ गई या A V की वैल्यू आ गई, A इंटू V1 की वैल्यू, ठीक है, वो आ गई 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ से 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आउटकम आया, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, पेल्टन व्हील है, मीन बकेट स्पीड ये हो गई, यहाँ पर बकेट की स्पीड इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, साथ ही 700 लीटर पर सेकंड से ये Q आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर। ए हेड ऑफ 30 मीटर मतलब क्या है कि यहाँ रिजर्वोयर होगा, उस रिजर्वोयर से हमारा जो हेड है वो हमें दे रखा है H की वैल्यू। तो H मतलब नेट हेड की वैल्यू दे रखी है। जब तक कि फ्रिक्शन लॉसेस की बात नहीं होगी आप नहीं करेंगे एक्स्ट्रा काम, जरूरत नहीं है ना एक्स्ट्रा काम करने की आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि H नेट आप मान के चलोगे इसे, तो यहाँ पर H नेट यानी कि H की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 30 मीटर। क्लियर? द बकेट डिफ्लेक्ट्स द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। अब ये डिफ्लेक्शन वाला एंगल दिया हुआ है, ध्यान से समझो, ये फाई नहीं दिया हुआ। अब जरा बकेट को सोचो, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा कि वाटर इस पर टच होगा और यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे ही वाटर यहां से ऐसे निकल रहा होगा। समझ रहे हो ना, कौन से वाले प्लेन को लिया मैंने, इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन को लिया ऐसे। ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से काटा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं अगर ऐसे दिखा दूं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये मेरा क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये चीज हो क्या रही है कि ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी v1 ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे निकल रही है। बट ये जो एंगल दिया हुआ है, समझो यार ऐसे, ये जो एंगल दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है आपको। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी वहां से जो एंगल है वो 160 डिग्री है, वो 160 डिग्री है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो एंगल होगा जिसे हम फाई बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्यों? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू 180 माइनस 160, सो इट इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, क्लियर? यहाँ से आपको डेल्टा दे रखा था 160 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, यहाँ से उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, कैलकुलेट द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर एंड हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। तो पहले आपको यहाँ पर रनर पावर को देखना है, पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर, सो वाटर पावर, ये सॉरी रनर पावर। तो रनर पावर बतानी है, एक तो हमें रनर पावर बतानी है, ठीक है, और साथ ही हमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बतानी है, ईटा हाइड्रोलिक। ये दो चीजें हमें लेके चलनी है। क्लियर? तो यहां से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास CV दिया हुआ है उसका भी तो हमें यूज करना है। तो जो हमारे पास V1 वेलोसिटी है वो इसमें कहीं नहीं दी हुई, जबकि V1 का तो यूज बहुत जरूरी है, V1 तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो उस V1 को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उस V1 को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताए थे रिलेशन। V1 अगर CV दिया हुआ है तो CV √2GH होता है। V1 क्या है, V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, V1 इक्वल टू CV √2GH। तो यहाँ से हमारे पास CV की वैल्यू दी हुई है 0.98। क्लियर? अंडर रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू में H की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 मीटर।
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 23.77, ठीक है, 23.77 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो 23.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक हमने ये किया, क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है। अब क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये यहां पर हमने V1 की वैल्यू निकाली 23.77। अब आपको ये भी पता है पेल्टन व्हील में V1 की वैल्यू VW1 के बराबर होती है। पेल्टन व्हील में V1 की वैल्यू VW1 के बराबर होती है। तो ये मेरे पास VW1 भी आ गया कितना, 23.77। क्लियर है? 23.77। अब हमें क्या निकालना होगा, और साथ में हमारे पास रनर पावर क्या होती है, रनर पावर क्या है हमारी, रनर पावर है m डॉट इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू, है कि नहीं। ये हमारे पास रनर पावर है। हमें VW1 तो मिल चुका है, बट VW2 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से इस वाले सेंस पर, सेकंड वाले पर, सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाले के लिए जो VW2 है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर VF2 होता है, यहाँ पर V2 होता है, और यहाँ पर ये वाले डायरेक्शन में VW2 हो जाता है, ये हमारे लिए U2 होता है। ठीक है, यहाँ पर U2 बराबर U1 होता है। ये सारी चीजें हमने पहले से कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस में ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं आपसे कि VW2 बताइए, तो VW2 बेसिकली है क्या, जो हमारे पास VR2 है, जो हमारे पास VR2 है, उसी का अगर हम cos फाई कर दें, जरा समझो ध्यान से, VR2 अगर हम cos फाई कर दें, VR2 का cos फाई कर दें, उसमें से हम U घटा दें, VR2 का cos फाई करके उसमें से हम U घटा दें, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो VR2 का cos फाई ये वाला पार्ट, VR2 का cos फाई ये वाला पार्ट, उसमें से अगर हम U2 घटा दें तो हमें VW2 मिल जाएगा। ठीक है, तो VR2 के cos फाई की अगर हम वैल्यू की बात करें, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर VR1 है, जो यहाँ पर VR1 है, VR2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमारे पास अगर हमारे पास ये U1 दे रखा है, ये हमारे पास VR1 हो गया, तो VR1 क्या है, VR1 है V1 माइनस U1। और आपको पता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, ना ही स्मूथ, ना ही रफ, ना ही आइडियल, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम उसे कैसा एज्यूम करके चलेंगे, आइडियल ही। ठीक है, तो VR1 इक्वल टू VR2। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ k की वैल्यू क्या है, कौन सा वाला k, जो हम कल हमने बात की थी, VR2 डिवाइडेड बाई VR1, फार्मूले में हमने यूज किया था 1 प्लस k cos फाई, है ना, 1 प्लस k cos फाई हमने यूज किया था। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास VR2 की वैल्यू भी VR1 आ गई, क्योंकि k हमने क्या लिया हुआ यहाँ पर 1। ठीक है, आइडियल केस हम मान के चलेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है। ठीक है, तो k इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पर VR2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR2 की वैल्यू हो जाएगी VR1, VR1 का मतलब V1 माइनस U1, ठीक है, इनटू का cos फाई एंड ऑन माइनस U1 या U जो भी आप लेना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है 23.77, माइनस U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10, ठीक है, इनटू का cos 20 डिग्री, माइनस U1 की वैल्यू क्या हो गई 10। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 2.94 मीटर पर सेकेंड। इसकी कैलकुलेशन आएगी VW2 की 2.94 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, 2.94 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक, यहां तक की बात हो चुकी है, ये चीज आप समझ चुके हैं कि हमने यहाँ पर आइडियल केस लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, आइडियल केस लेके चलना है। ठीक है, ठीक, गिवन हम एक काम करते हैं, गिवन में हमें पता है 0.7। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर 20 डिग्री हमने यूज कर लिया है, रनर पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक ये डन हो चुका है। तो यहां से हमारे पास रनर पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से हम अब रनर पावर निकाल सकते हैं। हमारे पास VW2 आ गया, हमारे पास VW1 आ गया, तो यहाँ से रनर पावर क्या हो जाएगी m डॉट। m डॉट की वैल्यू क्या है, रो इंटू क्यू। भाई m डॉट को हम क्या बोल सकते हैं, रो इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्यू है मीटर पर सेकंड, मतलब रो इंटू AV, यही तो है हमारे पास m डॉट। m डॉट का मतलब क्या होता है, रो AV। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू, सीधा लिख दूं, रो इंटू क्यू इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ये हो गई हमारी रनर पावर, ये हो गई हमारी रनर पावर। ठीक है, मैंने सीधा लिखा यहाँ पर। तो रो क्यू की वैल्यू रखोगे 1000 इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 0.7 इंटू VW1 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी 23.77 प्लस 2.94 इंटू में 10। ओके, सो यहाँ से हमारी रनर पावर आ जाएगी 186970। ठीक है, 186970 वोट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी रनर पावर। ठीक है, तो रनर पावर को अगर मैं
किलोवाट में लिखूं तो 186.970 किलोवाट। ठीक है, इस चीज को देखिएगा 167 प्लस 9.970 किलोवाट। क्लियर? ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। ठीक है, अच्छे से। वेरी गुड निवेश जी, 186.97, वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर? ठीक है, यहां तक ये चीज हो चुकी है, अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहां से, ईटा एच इक्वल टू हमारे पास m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइडेड बाई हाफ m डॉट इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से m डॉट से m डॉट कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया तो ईटा एच क्या हो जाएगा 2 VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन V1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आ रही है? एफिशिएंसी बताइए कितनी आ रही है? 94, या पॉइंट में आएगी बेसिकली, उसके बाद हम परसेंटेज में लिखेंगे 9454। ठीक है, तो यहाँ पर ईटा एच आ जाएगी हमारी 94.54%। ठीक है, अब आप एक बात सोचिएगा, जब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर फ्लैट प्लेट्स लगी हुई हैं तो इन फ्लैट प्लेट्स की वजह से जो इंपल्स टरबाइन होती है, इन फ्लैट प्लेट्स की वजह से जो इंपल्स टरबाइन होती है वो कहीं ना कहीं हमारी 50% से ऊपर नहीं लेके आती, वाटर जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है 50% से ऊपर नहीं आती है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर आंसर क्या है 94.54, इसका मतलब ये परसेंटेज 50% से ज्यादा है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को आप कल बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कल बताएंगे। क्लियर? ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे। आज की हम क्लास यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर बात खत्म करते हैं आज की। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वो क्वेश्चंस टेलीग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, इसके थ्रू आप कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड निवेश जी, वेरी गुड। ठीक है, 94.54। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप आगे फर्दर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू।